दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका तर्क आईएएस पीसीएस चैनल में। मेरा नाम आशीष और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारे पॉलिटी का पहला लेक्चर। ये साथी बैच का पहला लेक्चर है जिसमें हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा डिटेल में बताया जाए। अच्छा, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले जो जो भी साथी बैच लिया उनके पास एक शीट होगी। बस आपको करना क्या है, इस शीट का जो सेकंड पेज है यहाँ पे जो पहला लेक्चर लिखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों चैप्टर को बस आप टिक मार्क कर लीजिए क्योंकि आज हम ये दोनों को क्लियर करेंगे। जैसे जैसे आप ये करते जाओगे वैसे वैसे ये क्लियर होते जाएगा। दूसरी चीज, आज मैंने आपको ये पढ़ाया, कल इसी के ऊपर एक टेस्ट हो जाएगा। प्लीज उस टेस्ट को भी या मॉर्निंग में आपको आके अटेंड करना है। लाइव टेस्ट होगा तो इससे आपकी एक तो दूसरी बार रिवीजन हो जाएगा, तीसरी बार रिवीजन के लिए शनिवार को फिर होगा इसी वीकली टेस्ट के हिसाब से, तो उसको भी प्लीज अटेंड करिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम चालू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बोलने का मतलब ये हो जाता है कि हमारे यहाँ पे जो ब्रिटिश का जो सबसे पहला शासन जो देखने मिला था बक्सर वॉर के बाद देखने मिला था, जिसमें ब्रिटिश एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीतने के बाद उनको ये समझ में आ गया था कि वेस्ट बंगाल ऐसा बहुत की रोल करता है, बहुत महत्वपूर्ण रोल करता है कि वो पूरे भारत में कैसे अपने आप को फैलाएगा। तो 1965 में तो एक सिस्टम आया जिसको डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बोलते हैं, तो जिसमें उन्होंने एक तो दीवानी और निजामत ये दोनों बनाई है। तो दीवानी में रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो निजामत जो होती थी इसमें जो कि रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर हो गया, कानून को देखना हो गया, फिर मिलिट्री मेंटेन करनी रहेगी, तो वो सब चीजें देखी जाती थी। जो निजामत होता था वो ज्यादातर निजाम देखते थे। निजाम मेरे कहने का मतलब है जो बंगाल के नवाब होते थे वो देखते थे। दूसरी तरफ था कि जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन का था, तो दीवानी सिस्टम, उस दीवानी सिस्टम में पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करती थी इस हिसाब से। अब ये सब चीजें आने, अब ये सब चीजें तो चली रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट को समझ में आया कि हमें कुछ तो रेगुलेट करना पड़ेगा, है ना। किसके ऊपर रेगुलेट करना पड़ेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। क्यों करना पड़ेगा इसके ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने इसलिए लाया रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि उसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया डिसाइड हुई। जैसे फाइनेंशियल बैंकरप्सी होने लग गया था कि दिवालियापन अनाउंस कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब हम दिवालियापन हो गया, हम बहुत गरीब हो रहे हैं। यहाँ पे करप्शन, जो यहाँ पे भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव क्याओस हो गया, जो प्रशासनिक लेवल पे बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया। ये तो सबसे बड़े रीजन थे। इस पे आने से पहले मैं सिर्फ कुछ चीजें बता देता हूँ कि देखिए 1773 में जो है ना, ये था कंपनी का। तो 1773 से लेके 1858 के पहले, जैसे 1853 का जो एक्ट था, इस टाइम कंपनी अपनी तरफ से रूल कर रही थी, तो कंपनी का चल रहा था। हालांकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, जो वहां की पार्लियामेंट है, वो धीरे धीरे इस चीजों को कम करते हुए आ रही थी। जैसे 1793 आया तो थोड़ा कम हुई, फिर पीट्स इंडिया एक्ट आया और थोड़ा कम हुई, फिर गवर्नमेंट फिर चार्टर एक्ट आया 1813, फिर 1833, फिर 1853, उसके बाद फाइनली 1858 में तो पूरा खत्म ही कर दिया। तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 तक आगे खत्म हो गई। फिर 1858 के बाद 1947 तक फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज किया हमारे ऊपर, है ना। अब बात है कि क्या सब ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले से राज नहीं कर रही थी? जब कर रही नहीं होती तो एक बिल आया था फॉक्स। मैं अभी सिर्फ एक परिव्यू दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम डिटेल में इस चीज के ऊपर बात करेंगे। फॉक्स बिल आया था एक। अब इस बिल में क्या था? तो इस बिल में बताया गया था कि जो विलियम पिट्स थे, जो पिट्स, जिन्होंने पिट्स एक्ट लाया था, उनके भाई थे विलियम पिट्स, उन्होंने बिल लाया था फॉक्स बिल। इस फॉक्स बिल में बताया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी चीजें हटा ली जाती है, सिर्फ गवर्नमेंट के पास आ जाएगी पूरी पावर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई रोल नहीं रहेगा इंडिया में, ऐसा करके वो बिल लाया गया। मगर वो बिल को पास ही नहीं होने दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि कुछ कमाए, क्योंकि उनके इंटरनल डिपार्टमेंट भी बहुत करप्शन था, बहुत भ्रष्टाचार था। अभी सब चीजें समझ में भी आ रही थी, लेकिन जब ये चीजें समझ में धीरे धीरे आने लगी तो उसमें से फिर एक नया एक्ट आया। उस नए एक्ट में एक जो फेमस हमारे, जिनके बारे में आज हम बात भी करेंगे, जिनको मैं भी पर्सनली एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे काफी अच्छे आदमी थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनके लिए एक स्पेशली एक एक्ट आया। वो एक्ट से उनको पावर दी गई, फिर धीरे धीरे रिफॉर्म चालू हुआ, फिर सेंट्रलाइज किया गया पूरे सिस्टम को, फिर डिसेंट्रलाइज किया गया, फिर सेपरेशन ऑफ पावर के नाम पे सेपरेशन ऑफ इलेक्शन ऐड किया गया, फिर 1935 में आता है, तो ये पूरा ब्रॉड हो गया। अब हम पूरा इस तरीके से चलेंगे और कैसे 1947 का जो एक्ट आया था उसमें क्या क्या चीजें चेंजेस हुई, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेंगे। तो ये मैंने पूरा एक बड़ा आईक्यू के तौर पे आपको पूरा एक लेक्चर का बारे में बता दिया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहली चीज से कि जैसा कि आप जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी? 16 दिसंबर, अरे सॉरी 1600 में बनी है। तारीख क्या था? 31 दिसंबर। इस डेट को स्टैब्लिश हुई। फिर उसके बाद दीवानी राइट जो मिला था, जैसे मैंने आपको बताया, वो 1965 में मिला था, बक्सर वॉर के ठीक बाद ही। फिर 1857 का क्रांति हुआ, जिसकी वजह से 1858 का है, जिसको गुड गवर्नेंस के नाम पे बोला गया।
फिर उसके बाद आया 1935 का एक्ट, फिर आया 1947 का एक्ट, फिर 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही लागू हो गया। अब यहां से हम चालू करते हैं 1773 एक्ट से लेकर हम 1858 के एक्ट तक पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और आपको भी मेरे ख्याल से अच्छा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि बहुत डिटेल में है, बस इसी के लिए। देखिए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट आने का जो सबसे बड़ा रीजन क्या था? पहली बात थी, जैसे कि मैंने बताया कि बैंकरप्सी हो गई थी, है ना? तो बैंकरप्सी हो गई थी। अब इस बैंकरप्सी के साथ साथ और क्या हो गया था? बैंकरप्सी के साथ करप्शन बहुत इंक्रीज हो गया था, करप्शन बहुत इंक्रीज हो गया था। फिर और क्या हो गया था इसी के साथ में? एडमिनिस्ट्रेटिव केओस बढ़ गया था। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटिव केओस होने का रीजन भी था, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। बैंकरप्सी क्या थी? अब हुआ क्या था कि जब हमारा 1765 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे रॉबर्ट क्लाइव जी ने दो सिस्टम लाई थी, एक तो दीवानी राइट थी, एक निजामन थी। तो जो ये दोनों राइट में हुआ ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी गरीब होते चली गई, लेकिन जो उसके एम्प्लॉय थे, जो सर्वेंट थे, वो बहुत ज्यादा अमीर होने लग गए। तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि जब इतने अमीर यहाँ के सर्वेंट है तो कंपनी क्यों नहीं प्रॉफिट कमा रही? अच्छा, जब यहां से कोई सर्वेंट जाता ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में जाने के बाद उनको एक उपाधि दी जाती, वो था नबूब्स। ठीक है, यहाँ पे नवाब बोलते थे, इसी का एक करप्ट जो वर्ड था नबूब्स, नवाब बोल नहीं पाते तो नबूब्स बोलते थे लोग। तो उस नवाब्स का एक कैटेगरी था नबोब्स। तो ब्रिटेन में ऐसे लोगों को नबोब्स बोला गया जो बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ मनी लेके, बहुत सारा पैसा लेके जाने लग गए। अब ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया कि भाई ये कंपनी नुकसान में जा रही है, लेकिन ये कैसी हरकत है कि उनके एम्प्लॉय दिन ब दिन अमीर होते हुए जा रहे हैं। वहीं पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिमांड किया कि मुझे 1 मिलियन यूरो का लोन चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली भाई ये तो बहुत ही गलत है। तो अब इसके एक्सचेंज में बोला कि मैं एक बेल आउट चाहता हूं। तो इस बेल आउट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिमांड किया कि मैं 1773 का एक एक्ट ला रहा हूं पार्लियामेंट के थ्रू पे। इस एक्ट में मैं आपको कुछ पावर ले लूंगा आपकी, और आपके पास ईस्ट इंडिया कंपनी स्टिल ब्रिटेन में इंडिया में राज करते हुए दिखेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बोला ठीक है, मुझे इतना पैसा दे दो और कुछ बेल आउट के तौर पे ला दो। तो बेल आउट आ गया। तो बेल आउट आने के बाद सबसे पहले जो गवर्नर जनरल आए थे हमारे भारत के, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुए थे, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे रॉबर्ट क्लाइव, इसके बाद आए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और कौन थे वो? वॉरेन हेस्टिंग जी। अच्छा, अब वॉरेन हेस्टिंग जी आ गए तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो पता चल गया कि हाँ भाई चीजें हो रही है। अब इनके साथ एक 4 मेंबर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना देगी, काउंसिल बना दी गई। अब इस काउंसिल में 4 मेंबर थे, उन चारों मेंबर का नाम जरूर लिख लीजिएगा। एक थे लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग। ओके, पहले मेंबर ये है, प्लीज प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा, सिर्फ सुनिए मत, कोई फायदा नहीं अगर लेक्चर सुन रहे हो। दूसरे कौन थे? जॉर्ज मॉनसोन, 2 मेंबर हो गए। तीसरे मेंबर थे हमारे रिचर्ड बेरवेल, BARWELL, बेरवेल। प्लस फिर कौन थे? फिलिप फ्रांसिस। अच्छा, अब इनका नाम याद रखना, फिलिप फ्रांसिस। आगे में हम इनके बारे में थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, शायद से दिख रहा नहीं होगा। फिलिप फ्रांसिस जी के बारे में नाम याद रखना, इनके बारे में हम थोड़ा आगे डिटेल में बात करेंगे, इससे बहुत अच्छा आपको आउटपुट भी मिलेगा। अब ये एक लेवल हो गया कि हाँ ये एक सबसे बड़ा रीजन था कि इसके पीछे हो रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव केओस बता दिया, करप्शन भी बता दिया, बैंकरप्सी भी बता दिया। अब इसके अलावा क्या हो गया था कि बंगाल का जो फेमिन आ गया था। ठीक है, अब ये जो बंगाल का फेमिन आया था 1770 में, अब इसमें अब कहीं पे भुखमरी आ रही है, अब कहीं पे पब्लिक मर रही है, तो आप ये सोचोगे कि टैक्स हटा देना चाहिए, टैक्स कम कर देना चाहिए। इसके बजाय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि टैक्स बढ़ा दिए और टैक्स लेने लग गए। अब इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की पूरी एक पोल खुल गई, ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की पोल खुल गई। भाई अगर तुम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ला रहे हो, अगर आप किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो कम से कम वो तो इंश्योर करो। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो रही थी, तो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सिस्टम यहां पे चलने लग गया। तो जो वेलफेयर होता है पीपल के लिए, ये होने नहीं लगा। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस चीज के ऊपर बात होती है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जवान हो गया कि भाई ये क्या है, आप तो ये बहुत गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अब ये सब चीजें चल ही रहा था। अब 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक थी हमारी बंगाल में जो खुद थी, फिर उसके बाद थी मद्रास थी, और एक थी बॉम्बे। ये 3 प्रेसिडेंसी थी।
अब इस 3 प्रेसिडेंसी में जो सबसे बड़ा था कि एक तो सेंट्रलाइज कोई अथॉरिटी नहीं थी कि भाई आपके ऊपर कौन कंट्रोल कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई नहीं था। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बना दिया, मगर स्टिल इनको पावर नहीं दी गई। अब ये सब चीजें चल रहा था, जितना आपको चीजें देखी ये सब चीजें चल रही थी। अब इसी साइड बाई साइड में ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ गया, ठीक है हम थोड़ा सा एक काम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी ये दोनों को अलग करते हैं। तो दो दो जगह आया, एक आई जुडिशरी, दूसरी आई एडमिन। एडमिन को हैंडल कर रहे थे वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, जुडिशरी सिस्टम को कौन हैंडल कर रहा था? तो जो कोर्ट बनी थी, कौन सी सुप्रीम कोर्ट बनी थी वहां पे उस टाइम पे? तो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट बनी थी 1774 में। डेट भी पूछ लेता है तो डेट भी लिख लीजिए, अक्टूबर 22। इस अक्टूबर 22 1774 को सुप्रीम कोर्ट बनी, जिसके पहले जो चीफ जस्टिस बने वो बने जो बने सर एलिजा इम्पे, PEY, इम्पे, IMPEY। ठीक है, अब ये यहाँ पे गवर्नर, यहाँ पे ये जज बन गए सुप्रीम कोर्ट के, और इनके पास एक पावर उन्होंने दी थी हैबियस कॉर्पस की। अब इस हैबियस कॉर्पस के पावर से ऐसा हो गया था कि अब सबके पास ये पावर आ गई कि हर कोई अपनी एक आवाज उठा सकता है। तो हर एक ने अपनी आवाज उठानी चालू कर दी कि मुझे हक नहीं मिल रहा है, मुझे हक नहीं मिल रहा है, मुझे हक नहीं मिल रहा है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने ये सबसे बड़ी तकलीफ आ गई कि भाई अब जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब अब अपने अपने भिड़ने लग गए। ओके, अब आपको 1773 एक्ट बहुत डिटेल में समझ में आया। अब इसके बाद आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसको हम बताए निपटान अधिनियम, 1781 में आया था। अच्छा, ये एक्ट आने के पीछे रीजन क्या था? ये एक्ट आने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन था, पहली थी जुडिशरी। ठीक है, एक जुडिशरी वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि आपने देखा वॉरेन हेस्टिंग और जुडिशरी में भिड़ंत हो गई। अब ये दोनों के भिड़ंत होने के बाद ये समझ में आया कि जुडिशरी बहुत बार क्या कर रही थी कि ओवरलैप कर लेती। ओवरलैप करने का मतलब है मेरा कि बहुत बार वॉरेन हेस्टिंग ने डिसीजन को पलट देती थी। तो ये समझ में आया वॉरेन हेस्टिंग को कि बाहर भाई मैं कुछ काम करने जा रहा हूं, बार बार ये आके रोक दे रही है। तो अब यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट थी वो क्या करती है, एक रीट निकालती जिसके तौर पे जमींदार को अरेस्ट कर लेती कि ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अब जो रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम था, जो रेवेन्यू हमें सेटल करना था, ये वॉरेन हेस्टिंग के अंडर आता था क्योंकि वो एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करने लगी, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर जैसे ही इंटरफेयर की, और इंटरफेयर करने के बाद तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरा एकदम स्टक हो गया, पूरा रुक सा गया, कुछ होने नहीं लगा। सबसे पहला रीजन तो ये दिख गया। दूसरा क्या था कि एक केस था, सबसे इंपॉर्टेंट केस, नंदा कुमार केस। ठीक है, अब इस केस में इस पर्सन ने एक फ्रॉजरी की थी, धोखाधड़ी की थी। अब इस फ्रॉजरी की सजा जो ब्रिटेन में है वो सजाए मौत है, लेकिन इंडिया में सजाए मौत ना होके उसको सिर्फ उम्र कैद या तो कुछ 10 से 15 साल की जेल कर दी जाती थी। इसको फांसी की सजा सुना दी गई। अब यहां से समझ में आया कि जो हमारे यहाँ पे कानून, जो इंडिया में, जो ईस्ट इंडिया में, जो इंडिया में जो कर रहा है ये एक्टिविटी, वो तो ब्रिटेन के हिसाब से चल रही है। तो इसमें हिंदू और मुस्लिम ये दोनों के कानून को तो लिया ही नहीं जा रहा है। मोहम्मद लॉ नहीं लिया जा रहा है और इंडिया का खुद का एक हिंदू लॉ नहीं लिया जा रहा। तो ये कानून बहुत अलग डायरेक्शन में जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे केओस मच गया कि भाई ये तो बहुत गलत कर रही है सुप्रीम कोर्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये सब के रिजल्ट में क्या किया गया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा टॉचेट कमेटी। ओके, अब टॉचेट कमेटी का काम क्या था? टॉचेट कमेटी ने पूरा इस रिपोर्ट को देखा और बताया कि नहीं सही बात है, इसमें चेंजेस होना चाहिए। इसमें सब चेंजेस करने के बाद फिर जाके ये एक्ट आया 1781 वाला, और जिसमें ये पावर दे दी गई। ठीक है कि हाँ अब ठीक है, अब इस तरीके से पूरा काम चलेगा, इस तरीके से पूरा काम हुआ। फिर दोनों के पावर डिवाइड कर दिए गए। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो जुडिशरी की बहुत सारी एक्टिविटी को ओवरलैप मतलब बहुत बार वो बहुत सारे डिसीजन को पलटने लगे, जो कि सही है गलत है वो बात की बात है। अब आप इसी को अपने मॉडर्न हिस्ट्री के साथ कनेक्ट कर दीजिए, या मॉडर्न अभी जो हमारी पॉलिटिक्स चल रही है उसमें कनेक्ट कर दीजिए। हमेशा जब एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा तो आपको इसके लिए एक चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन करना पड़ेगा। वो चेक एंड बैलेंस अभी से नहीं 1773 से चल रहा है, तो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन भी इवॉल्व हो रहा था। अब इसी के बाद क्या आ रहा है, इसी के बाद हमारा आ रहा है एक पिट्स इंडिया एक्ट जो है कि 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। ये क्या किया, एक डुअल गवर्नमेंट लाया। पहले डुअल गवर्नमेंट सिस्टम था जो हमने दीवानी और निजामत पढ़ा था। अब यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट लाने का सबसे बड़ा जो तरीका था वो इसलिए लाया गया था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी पे और थोड़ा रिस्ट्रिक्शन डालें। कैसे,
तो दो कोड बनाएगी, एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में थे, यहाँ पे जो ज्यादातर मेंबर थे वो पॉलिटिकल, मिलिट्री, रेवेन्यू अफेयर्स ये सब देखते थे, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में खुद ब्रिटिश क्राउन अपॉइंट करके भेजने लगे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो कि है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रहे, वो कमर्शियल अफेयर देखे कि यहाँ पे ये कमाई करनी है, ऐसी करनी है, वो सब हमारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखने लगे। अब ये दोनों के ऊपर हुआ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब सबसे बड़ी बात, अब यहां पे आती एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे लीकेजेस कैसे होने लगे कि भाई अब गवर्नर जनरल, इसकी भी खुद की एक काउंसिल मेंबर थी जो 4 मेंबर की थी, है ना। अब ये क्या करे, इसके अंदर इंटरफेयर करने लग गए, इसको एडवाइस देने लगे, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं थी। अब यहाँ पे कोई भी एक जन भी आवाज उठाता तो पूरा मीटिंग खराब हो जाती, तो इसके वजह से वॉरेन हेस्टिंग कुछ कर ही नहीं पा रहा था। अब ये सब तो चल ही रहा था। इसी के साथ में क्या हो गया था कि अभी कंपनी ने क्या किया कि ये सोचा कि नहीं भाई अभी हमें भी कुछ करना चाहिए, और यहाँ पे डेब्ट भी बहुत बढ़ रहा है, बाकी सब एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मशीनरी है ये पूरी फेल होने लगी, तो डुअल सिस्टम का तरीके से ये आ गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी कि क्यों लाना पड़ा, तो मैंने पहले आपको बता दिया, क्योंकि इधर ईस्ट इंडिया कंपनी में जो हमारे काउंसिल ऑफ मेंबर थे ये बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने लगे, और फिलिप फ्रांसिस ये जो पर्सन था ये बार बार जाके इंटरफेयर कर देते हैं। इसी की वजह से पूरा मामला ही रुक जाता। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को समझ में आ गया। तो पहला सबसे बड़ा रीजन ये था कि नहीं 1784 का कुछ एक्ट लाते हैं, कुछ करते हैं। दूसरा क्या हो गया था कि कंपनी जो थी वो अब चाहते थे कि इंडिपेंडेंट करने के लिए, मगर उसकी इंडिपेंडेंट जो एक्टिविटी थी वो थोड़ा कंट्रोल करने लग गए। तो 1773 से और थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गई। फिर उसके बाद क्या था कि पहली बार ऐसा हुआ था इस पिट्स इंडिया एक्ट से कि बिजनेस और पॉलिटिक्स को दोनों को अलग किया गया। किसके थ्रू पे? कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के थ्रू पे। ओके, फिर उसके बाद कि अब ये एक्ट आने का सबसे बड़ा रीजन कि 1773 एक्ट का फेल हो गया था। तो फेल बहुत सारे रीजन से। पहली बात तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो कभी बॉम्बे और मद्रास के ऊपर कुछ कर ही नहीं पा रहा था, तो इस बार इसके पास पावर दे दी कि अब आप मद्रास, बॉम्बे ये सब जगह पे भी अपनी एक्टिविटी रखोगे, और आपकी सुप्रीमेसी वॉर में, रेवेन्यू में और डिप्लोमेसी में सबसे ज्यादा होगी। मगर तब भी यहां पे पूरा कंट्रोल नहीं दिया अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कि आप बॉम्बे और मद्रास में, बॉम्बे और मद्रास में आप किस तरीके से कंट्रोल करोगे, तब भी पूरा पावर नहीं दिया गया। और फॉक्स इंडिया बिल के बारे में जैसे कि मैंने बात किया था स्टार्टिंग में, इसी टाइम पे आया था फॉक्स इंडिया बिल। इस बिल को लाने वाले विलियम पिट्स हैं। इन्होंने इसलिए ही लाया था कि उनको ये दिख गया था कि स्टिल अभी भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ये कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से इंडिया को बहुत एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। इसके वजह से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनकी नाम बहुत बदनाम हो रहा है। तो इन्होंने विलियम पिट ने लाया ये एक्ट को, बोला कि नहीं अभी हम कंट्रोल करते हैं, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे। हुआ नहीं, बिल पास नहीं हुआ, बल्कि उनके ही गवर्नमेंट वालों ने बिल को पास किया ही नहीं, है ना। फिर उसके बाद आगे फिर आया हमारा 1786 का एक्ट। बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ कि इतना स्टोरी के साथ आपको कोई नहीं बताएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक्ट ऑफ 1786 है। अब एक्ट ऑफ 1786 में क्या हुआ था, तो एक्ट ऑफ 1786 में लॉर्ड जो कॉर्नवालिस थे इन्होंने डिमांड किया, 2 डिमांड थी इनकी, जिसमें से सबसे पहली डिमांड थी कि मैं अगर कोई फैसला सुना रहा हूं तो मेरा फैसला सबसे ज्यादा पावरफुल हो, मतलब काउंसिल मुझे आके ओवरलैप ना करे। जो फिलिप थे जिनके बारे में हमने ऊपर बात किया था, फिलिप फोकस, फ्रांसिस, ये हर बार वॉरेन हेस्टिंग के स्टेटमेंट को रोकने लगे। तो कॉर्नवालिस को तो पता चल गया जो हेस्टिंग जी गए थे, ये जो काउंसिल थे ये इतना इंटरफेयर कर दी कि वो डेवलपमेंट कर ही नहीं पाए। तो कॉर्नवालिस ने बोला भाई मेरे को काउंसिल का कोई नहीं इंटरफेरेंस चाहिए, तो मुझे वीटो पावर चाहिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला ठीक है भाई ले ले भाई, तू बहुत ज्यादा कैपेबल है, तू जाएगा भारत को सुधारेगा। क्यों? क्योंकि भाई पहले आप एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रह सके हो, और एक एडोक्रेसी भी आपको पता है कि एडोक्रेसी कैसी होगी पूरी। जब ये सब चीजें पता थी तो गवर्नमेंट ने माना इनकी बात कि हाँ ठीक है मैं ये भी दे दूंगा। दूसरी थी कमांडर इन चीफ करके पोस्ट क्रिएट कर दी 1786 में। पहले ये जो मिलिट्री वाला जो डिपार्टमेंट था वो पहले खुद ही गवर्नर जनरल काउंसिल देख लेती थी। इसने बोला नहीं ऐसा नहीं होगा, कमांडर ऑफ चीफ एक एक्स्ट्रा पर्सन अपॉइंट होगा, इसी के साथ में मैं खुद देख रहूंगा। तो अब ये क्या था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ये बहुत कैपेबल थे, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही नहीं कैपेबल थे, ये दोनों जगह से कैपेबल थे। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, जब पता चला कि हाँ यार ये दोनों जगह से कैपेबल है, तो ये दोनों चीज को हैंडल करने लगे और दोनों चीजों में काफी ज्यादा निगरानी भी लगने लगी।
ओके, ये सबसे बड़ा रीजन। अब आपको एक व्यू क्रिएट हो गई 1786 तक क्या चल रहा है। अच्छा, अब इसके पहले जो हमारा 1773 एक्ट था, यहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत होने लगी थी इसके बाद भी और इसके पहले भी, कि यहां तक आते आते जितनी भी गवर्नमेंट आ रही थी बंगाल में, मद्रास में, बिहार में, ये अपने हिसाब से चल रही थी, जिसकी वजह से कभी मद्रास के साथ वॉर होता, इंडो मैसूर वॉर होता, कभी किसी कभी इंडियन मैसूर के साथ हो गया, फिर कभी ना कभी किसके साथ हो जाता, महाराष्ट्र में होता मराठाओं के साथ, तो मराठाओं के साथ कभी अफगानिस्तान। ये समझ में आ गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, गवर्नमेंट को भी। तो गवर्नमेंट ने सोचा नहीं भाई, अब कुछ तो कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना तो ऐसे हर एक प्रेसिडेंसी अपने हिसाब से चलने लग जाएगी, तो दिक्कत आ जाएगी। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया 1793 का एक्ट। अच्छा, इस 1793 के एक्ट में ये था सिर्फ, जो सबसे बड़ी चीज थी, कि दो बड़ी चीज की गई। पहली कि अब हर साल 20 साल में हर 20 साल के बाद जो मोनोपोली का एक एग्रीमेंट है वो देखा जाए। कि मोनोपोली का मतलब ये हो जाता कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक पावर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सब कुछ बेचेगी। ये आ गया यहां से कि अब 20 साल के बाद फिर इसको देखा जाएगा, अगर इसमें कुछ चेंजेस करना है तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर सकती, ये करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये डिसाइड हो गया पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो गई थी? दूसरी चीज हो गई थी कि अब जो यहाँ का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके पास एक वीटो पावर तो होगा ही होगा। पहले तो वो कॉर्नवालिस ने सिर्फ अपने लिए मांगा था, लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चला नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब उसके बाद जो भी गवर्नर जनरल बन रहा है सबको दे रही है पावर, तो सबको मिलने लग गई है पावर, है ना। तो अब कोई भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन रहा है तो उसको भी अब वीटो की पावर मिल जा रही है। लेकिन क्या सिर्फ इनको मिली? नहीं, अब जितनी भी प्रेसिडेंसी थी जहां जहां पे गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी बन रहे थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आ रहे थे, अब उनको भी दे दिया गया ये पावर कि अब प्रेसिडेंसी लेवल में गवर्नर को भी मिलेगी वीटो। ठीक है, यहां से ही सबसे पहली चीजें चालू हो गई थी। अब बात यहां पे जो सबसे बड़ी जो उठ के आई थी वो आई थी इंडियन रेवेन्यू सिस्टम की। क्यों आई थी? अब पहले आपने पढ़ा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में, ये देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो क्राउन की तरफ से आ रहे थे। अब वहां के लोगों का कहना का मतलब क्या था? वो वहां के लोग बोलते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के टैक्स पेयर है वो बोल रहे थे कि हमारा पैसा जा रहा है, हम पेमेंट दे रहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंडिया के ऊपर राज करने के लिए, है ना, कि इंडिया में कोई एक्टिविटी करे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश की जो पीपल थे बोले ये तो गलत है, इंडिया का पीपल का पैसा लो, इंडिया के लोगों को पैसा लो और हमारे यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को चलाते रहो। ये करके पूरा एक कॉन्सेप्ट आया कि इंडिया से अब पैसा जाने लगा ब्रिटेन में। अब यहाँ पे ये होने लगा कि बहुत बार इंडिया के कुछ काम ही नहीं रहते इतने, वो बस ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से पैसा खींचने का एक तरीका निकाल ली। तो पहले वहां से अपने पास गोल्ड, सोना, सब कुछ आता था, क्योंकि हम यहाँ पे वहां की उनकी चीजें यहाँ पे आके बिकती थी तो हम खरीदते थे। अब उनको समझ में आ गई जो सोना यहाँ पे आ गया अब उस सोना को लेके जाना है, तो ये एक तरीका था कि सोना को कैसे लेके जाना है। ठीक है, ये मेजर चेंज हो गया। फिर उसके बाद आया चार्टर एक्ट 1813 का। अभी चार्टर एक्ट जो 1813 का आया था, इसमें क्या पता चला? इसमें सबसे बड़ी दो चीज हुई थी। पहली कि एक तो जो लिबरल जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गई एज ए यूरोप में पूरे। दूसरा क्या किया, नेपोलियन जो बोनापार्ट थे इन्होंने पूरा एक सिस्टम ही क्लोज कर दिया। ठीक है, कि नहीं अब किसी को भी यहाँ पे आने नहीं देंगे, कोई भी अगर बाहर का यूरोपियन रहेगा, कोई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ कंपनी की तरफ से, उसको भी हम रोकेंगे। तो प्रेशर बनाने लग गए नेपोलियन बोनापार्ट, जिसको उन्होंने बोला कॉन्टिनेंटल सिस्टम। फिर एक चीज हुई थी कि जो यहाँ पे जितने भी रिलीजियस एक्टिविटी थी वो करने के लिए जो क्रिश्चियन, जो वहां का चर्च ग्रुप था, वो प्रेशर डाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ कि हमें इंडिया को और थोड़ा अवेयर करवाना चाहिए, ये करना। हालांकि हम बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा मैच्योर थे, लेकिन बस इन्होंने अपने आप को और हमको इस तरीके से दिखाया कि ऐसा लगा कि हम गवार, लेकिन हम गवार तो थे ही नहीं, हमें सब कुछ पता था। ओवर टाइम के बाद ये हमें पता चला। तो चर्च ने बोला कि हम जाते हैं ब्रिटिश इंडिया में, और इंडिया में जाके हम वहां के लोगों को सिविलाइज करेंगे, वहां के लोगों को रहने का तरीका नागरिक एक बनाएंगे अच्छा सा, और वहां के लोगों को साइंटिफिक मेथड सिखाएंगे, जो कि हमारे पास बहुत पहले से आर्यभट्टा थे, ऋषि कन्नड़ा थे, ऐसे बहुत से लोग थे। अब ये चीज समझ में आने लगी धीरे धीरे। तो 1833 का आने का जो सबसे बड़ा रीजन था वो यही था। एक तो 20 साल में आपका लाइसेंस रिन्यू हो रहा है। क्यों? अब आप ये देखिए 1793 के बाद क्या आ रहा है? 1813। 1813 के बाद क्या आएगा? 1833। 1833 के बाद क्या आएगा? 1853। यहां से चालू हुआ था रिस्ट्रिक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, और यहां पे आके पूरा रिस्ट्रिक्शन लगेगा किसके ऊपर? ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना। इतना समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके पहले एक मिनट रुकिए।
अब मैंने जितनी भी स्टोरी सुनाई है, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि मेरा इस बैच में देने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि अगर आप पढ़ो तो एक बार में आपको हर चीजें याद हो जाए। अब 1813 का एक्ट आया था। 1813 के एक्ट में मोनोपोली लगभग खत्म कर दी। सिर्फ दो जगह पे मोनोपोली रखी, एक थी चाय, दूसरी थी चाइना। भाई ये दोनों पे माल पे सिर्फ हक और हक ब्रिटेन का है और किसी का। अच्छा, अब यहाँ पे दिक्कत ये चाइना और चाय दोनों में मिल गया, दोनों और दोनों से बहुत प्रॉफिट, एक मार्जिन वाली चीजें करती थी। और उसके पीछे रीजन था कि ब्रिटेन के अलावा अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी करके एक रेवोल्यूशन ही हो गया था। आपको पता होगा, एक पार्टी थी बोस्टन टी पार्टी, उसने बहुत सारी चीजें एक्टिविटी की थी। शायद से तो ये समझ में आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, अभी ईस्ट इंडिया कंपनी को इतना भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना भी फ्री नहीं करती थी कि चाय वाय का सब कुछ हो जाए। ये सब कुछ चल ही रहा था। इसी के बीच में जैसे कि मैंने बताया था आपको कि एक इकोनॉमिक वहां पे हुई थी, इवॉल्व हुई थी, क्योंकि लिबरल्स होने लगे थे धीरे धीरे। तो उस इकोनॉमिक का नाम था लेसज फेयर। ठीक है, जो लेसस फेयर इकोनॉमिक्स है, यहाँ पे फ्री ट्रेड के बारे में बात होने की, भाई आप फ्री ट्रेड होना। अब ये इस कॉन्सेप्ट किसने लाया था? तो ये कॉन्सेप्ट आया था एडम स्मिथ के थ्रू पे। कौन सी बुक में? वेल्थ ऑफ नेशन था। दो चीज थी, एक वेल्थ ऑफ नेशन था, एक दास कैपिटल था। दास कैपिटल नहीं, दास कैपिटल इनविजिबल हैंड था, दास कैपिटल तो जो इनविजिबल हैंड था, ये कॉन्सेप्ट आ गया। तो यहां से समझ में आया कि हाँ, आप इकोनॉमिक पहले क्या चलती थी, बुलियन इकोनॉमिक चल रही थी। मतलब अगर आपके पास गोल्ड है तो गोल्ड सबसे ज्यादा सुप्रीम हो जाएगा, फिर लैंड सबसे ज्यादा सुप्रीम हो जाएगा। लेकिन वेल्थ ऑफ नेशन जैसी आया, एडम स्मिथ आया, उन्होंने समझाया नहीं ये नहीं होता, और भी बहुत सारे तरीके हैं वेल्थ कमाने के। तो उन्होंने एक डायरेक्शन दी, उस डायरेक्शन में फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे काम करने लगी। और ये चीजें जब फाइनल हुई, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, तो ये समझ में आया कि सिर्फ सोना और जमीन से कुछ नहीं होता, इसको मेंटेन करने के लिए जो वेल्थ चाहिए वो कहां से है। तो वेल्थ ऑफ नेशन वाला कॉन्सेप्ट आया था, और ब्रिटिश अमेरिका इस चीज को बहुत एडवांटेज में उठाई, और अमेरिका उस टाइम पे धीरे धीरे बहुत आगे निकलने लग गई। ओके, अब ये एक प्रेशर एक साइड में चला था। दूसरी कैसे, मिशनरीज यहाँ पे आने लगे, जितने भी क्रिश्चियन थे वो आने लगे। अब वो आए तो साथ में क्या बोले कि 1 लाख जो भी है हमारे पास, 1 लाख रुपीज का हम क्या करेंगे, यहाँ के लोगों को पढ़ाने के लिए पैसा देंगे कि यहाँ पे एजुकेशन अच्छा बने, साइंटिफिक मेथड डेवलप हो। तो ये सब चीजें यहाँ पे आने लगी। फिर आया हमारा दूसरा एक्ट 1813 का। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ है तो फैक्ट मैं ऑलरेडी नोट्स में अवेलेबल है, मैं कुछ उसमें नहीं मना कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक ऐसा सिस्टम दे दे रहा हूँ कि आराम से आपका हो जाएगा। 1833 जो था, ये फाइनल एक स्टेप तक भी सेंट्रलाइज होने लगी। किस तरीके से होने लग गई कि भाई अब यहाँ पे मोनोपोली पूरी खत्म हो गई, लिबरल अब बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। फिर उसके बाद एम्पायर बिल्डिंग पे, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई चीज को ऑक्यूपाई करने से ज्यादा अभी सोच रही थी कि मैं कैसे अपना एम्पायर और बड़ा बनाऊं। तो वो अब अपना एम्पायर बड़ा बनाने लग गए। ठीक है, अब एम्पायर बड़ा बनाने का मकसद क्या था? इसमें जो सबसे बड़ी रीजन दी गई है कि पहली बात तो हमें मोनोपोली एंड करनी है, खत्म। लिबरल लाना है, मतलब अब यहाँ के लोगों को भी बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। तो अब लॉर्ड को, जो विलियम बेंटिक थे इस टाइम पे, तो गवर्नर जनरल बंगाल थे। पहले तो गवर्नर जनरल बंगाल था, अब यहाँ पे आ गए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक। ओके, फिर उसके बाद क्या आ गया, ऑल इंडिया कैरेक्टर्स आने लग गए। तो ये कैसे आने लगा कि लॉ कमीशन बनी। तो उस लॉ कमीशन में तो लॉ मेंबर्स बैठने लगे। तो उस लॉ मेंबर के जो सबसे पहले लॉ मेंबर थे वो थे लॉर्ड मैकॉले। अब लॉर्ड मैकॉले की कमिटी आई, उस लॉर्ड मैकॉले की कमिटी में क्या हुआ था कि उन्होंने कुछ एडवाइस दी कि अभी हमें लिबरल बनना पड़ेगा, एक लिबरल के कॉन्सेप्ट से आना पड़ेगा। और इसी मैकॉले की कमिटी ने बोला कि अब जो यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो ओपन कंपटीशन को धीरे धीरे हम लिमिटेड यूज करेंगे। ऑलरेडी ये फर्स्ट स्टेप था, स्टिल हुआ नहीं। इसी एक्ट में था कि इसी एक्ट में था कि सेक्शन 87 है शायद से, हाँ, सेक्शन 87 का जो एक्ट था, ये एक्ट क्या बोला था? ये एक्ट बोल रहा था कि अब भाई इंडिया को एक शेप दिया जाएगा कि यहाँ के जो लोग हैं अब वो यहाँ के ऑफिस में भी बैठने लगे, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठने लगे, रेवेन्यू मैटर देखने लगे। तो ये सब चीज का शेप दिया जाने लगा। ओके, फिर इसके बाद आया पूरा हमारा ये सब कुछ चलने लगा, मगर बस ये एक कागजी तौर पे ये सब कुछ चला था। प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनने लगी, इंडियन लॉ कमीशन आ गया। फिर उसके बाद और डिप्राइव जो बॉम्बे और मद्रास है, इनको लेजिस्लेटिव पावर से हटा दिया गया। बोले कि अब पूरा सेंट्रलाइज कर लेंगे सिस्टम को। तो इनके पास जो पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ये सब हटा दिया गया। फिर अब ये आ गया पूरा हमारे पूरा सेंट्रलाइज हो गई।
फिर सेपरेशन ऑफ पावर आया, फिर ओपन कंपटीशन है। अब ये जो एक्ट है 1853 का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैकॉले जो कमेटी थी 1854 की, इसने बोला अब ओपन कंपटीशन होना चाहिए, जिसके वजह से नेपोटिज्म खत्म हो गया कि कोई कंपनी के लोग थे वो अपने भाई भतीजा लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव बना देते थे। मेरा दामाद है, ये हो गया, देखिए आपने लगान पिक्चर देखा तो आपको समझ में भी आ रहा होगा मैं क्या बता है। तो मैकॉले जी आए, बोले नहीं ओपन कंपटीशन लाइए, ये सब कुछ होगा। फिर सेपरेशन ऑफ पावर आ गया कि अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, जो कार्यकारी है और विधायिका है, ये दोनों कार्य अलग अलग हो जाएंगे। तो मिनी पार्लियामेंट बनने लगी। तो मिनी पार्लियामेंट, पहले तो गवर्नर जनरल काउंसिल तो थी, प्लस एग्जीक्यूटिव के लिए एक मिनी पार्लियामेंट बन गई। तो यहाँ पे 6 मेंबर बनने लगे। तो 6 मेंबर जो काउंसिल के थे, कोई लॉ बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई अदर बैकग्राउंड से आ रहा है, तो ये सब चीजों को यहाँ पे ऐड करने लग गए, है ना। हाँ, यही था बराबर। अब यहाँ पे ये हो गया कि अभी 6 में से जो 4 मेंबर थे वो कहां से आए थे? बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा, ये 4 जगह से आने लगे। तो यहाँ पे मॉडर्न इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और अच्छे से डेवलप होने लगा और दिखने लगे कि हाँ यार कुछ तो अच्छा हो रहा है, चलिए आप इसके ऊपर काम करते हैं। तो ये सब तो होने लग गया। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम आया, भारतीय संविधान प्रणाली पूरा अच्छे से डेवलप हो गई। फर्स्ट एवर लोकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आपको दिखने लग गए। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था लॉ मेकिंग प्रोसेस को, यहाँ पे कैसे कानून बनाया जाएगा इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया अच्छे से। अब इस जो लॉ बनाने की प्रक्रिया थी ये पूरी चालू तो हो गई, लेकिन इस चालू करने से पहले हमें 2 चीज को डिस्ट्रॉय करना था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे और एक थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ये दोनों को खत्म कर दिया गया। अभी दोनों को हटा दिया गया, अभी दोनों नहीं आएंगे। अब ये दोनों को हटाने कब किया था, इसको फाइनल कब कर दिया गया था? 1858 के एक्ट में। अभी इससे बात हो रही थी कि भाई इन दोनों के कुछ काम नहीं है, इन दोनों को हटाना जाएगा जितनी जल्दी हो सकता है। कैसे पता चला ये? कि 1853 का जो एक्ट था इसमें क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे जिनकी पहले हो गए थे 24 थे, इसमें से 18 कर दिए गए। अब इस 18 में से भी 6 जो मेंबर थे वो बुलाए जा रहे थे हमारे ब्रिटिश क्राउन की तरफ से। अब इसमें से इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठ रहे थे, लोकल रिप्रेजेंटेटिव। तो यहां से धीरे धीरे अब डिसेंट्रलाइज और अच्छे से, मतलब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करने का प्लानिंग पूरी हो गई थी। जैसे ही क्राउन रूल आता है 1857 के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये तो समझ में आ गया कि अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो हम बहुत जल्दी यहाँ से भगा दिए जाएंगे और इतना अच्छा पैसे का सोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई और 1858 का एक्ट लाई। इस 1858 के एक्ट में ये था कि बोल दिया गया कि अब भाई जितने भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ये सब चीजें खत्म करी जाएंगी। तो दोनों को क्या किया? एबॉलिश कर दिया गया। तो फिर एक नई सिस्टम आई, सेपरेशन ऑफ, एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया आई, ये क्या आई है। दूसरी क्या आई थी? दूसरी आई थी जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल रहेगी, जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है ये डायरेक्ट पार्लियामेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, अब वो वॉइस रॉय बन गए। अच्छा, अब यहाँ पे जो वॉइस रॉय होता है इसका मतलब क्या होता है? तो वॉइस रॉय का मतलब होता है जो क्राउन की तरफ से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जो क्राउन को रिप्रेजेंट करता है वो हो गया वॉइस रॉय। इतनी चीज, 2 चीजें आपको समझ में, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बना, वॉइस रॉय बना। अब जहां पे क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं है तो वहां पे उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही बोला गया। जैसे इंडियन ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में अब उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला, क्योंकि खुद की ब्रिटिश की टेरिटरी है। जहां पे इंडियन प्रेसिडेंसी थी, जिनके बेटे हो रहे थे, जिनको जमीन छीनी नहीं गई, तो उनको क्या बोला गया? ब्रिटिश प्रेसिडेंट, जो इंडियन प्रेसिडेंसी थी वहां पे एज अ वॉइस रॉय, मतलब एक कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन के जाने लगे थे। हाँ, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं कि सभी ब्रिटिश के अंदर ही आ गए थे, मगर एक तरीका था। ये एक हो गया। अब आप बोलोगे सर ये क्या चल रहा था? मतलब देखिए, 2 पार्ट में इंडिया के मैप को डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट है वो है जिसको ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया था, जिससे झांसी है, इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। फिर भी ऐसे छोटी छोटी चीजें, सतारा थे, ये सबको ऑक्यूपाई कर लिया। लेकिन कुछ जगह थी जहां पे ऑक्यूपाई नहीं किया था, तो उनके लोग खुद इंडिपेंडेंट रहते थे, उनका खुद का एक शासन था, तो वो कर रहे थे। तो यहाँ पे जब कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट जाता तो उसको वाइसरॉय बोलते हैं। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑक्यूपाई किया था इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता था। आपको समझ में आ गया दोनों का मतलब? ठीक है, तो गवर्नर जनरल एक नए टाइटल के तौर पे आ गया था। तो पहले कौन थे? तो 1857 के टाइम पे जो यहाँ पे गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। स्टिल 1858 के एक्ट में भी गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड कैनिंग ही हुए। और इसमें कोई बड़ा चेंजेस नहीं था। ये ऊपर लेवल पे जो चेंज हो गया इंटरनली, जैसे लॉ मेकिंग का प्रोसेस हो गया, भाई अगर कोई मैकेनिज्म बनाना है तो उसका प्रोसेस, वो अभी भी पुराना ही चल रहा। तो इसी की वजह से आया था इंडियन 61 का एक्ट।
1861 का एक्ट, तो जिसको बोला गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसमें रेगुलेट किया गया कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ से ही इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकती है, यहाँ के लोगों को भी उठा के लेके आना पड़ेगा इस एडमिनिस्ट्रेशन। इससे क्या हुआ कि यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व क्रिएट हो जाएगा कि अगर कल को लोग बहुत भड़केंगे तो बता देंगे कि हाँ भाई तुम्हारा ही बंदा हमको ऐसा बता रहा है, तो हमने वैसे ही किया है। तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे आने लग गए। अब जो सेफ्टी वॉल्व जैसे कॉन्सेप्ट आए तो नॉन ऑफिशियल कुछ मेंबर बने, ओके, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर बनने लगे, और इसी के साथ में नॉन ऑफिशियल मेंबर में वायसरॉय काउंसिल में जुड़ने लगे। तो 3 लोग थे जो सबसे पहले जुड़े, पहले थे राजा ऑफ बनारस, फिर महाराजा ऑफ पटियाला, ये 2 लोग सबसे पहले जुड़ गए, और तीसरे थे हमारे सर दिनकर राव। ये तीनों चीज के आप अच्छे से नाम याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। ठीक है, गैर सरकारी सदस्य थे ये सब के सब। फिर डिसेंट्रलाइज होने लगा, जो 1833 में मैंने जैसे आपको बताया था कि बॉम्बे और मद्रास में जो प्रेसिडेंसी थी उसको एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। फिर 1833 में उसको लाके 1833 में खत्म करके फिर हमारा जो ये 1861 का एक्ट है, फिर उसको दे दिया गया कि भाई आप फिर से अपना पावर ले लीजिए, फिर करते। फिर एक मिनी पार्लियामेंट बनाई गई थी, जैसे कि हमने देखा ही था। तो मिनी पार्लियामेंट क्या कर रही थी, बहुत बार काम रोक दे रही, बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगी, तो उनको रोका गया कि भाई ये चीजें मत करिए ऐसा ऐसा। अब उनके भी पावर को कम कर दिया गया, जो काउंसिल पावर थी लॉ मेकिंग की उसको लिमिट कर दिया गया, क्योंकि भाई दिख गया था, मैकॉले आए थे यहाँ पे आके बता दिए कि ऐसे नहीं ये होगा ये होगा। तो एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाने के लिए अब इन्होंने क्या किया 1861 में कि इन्होंने लाया पोर्टफोलियो सिस्टम। ओके, अब पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या था कि जो भी एक पर्सन है, एक पर्सन को एक मिनिस्ट्री दी जाएगी ताकि काम डिवाइड हो जाता और बहुत इजीली काम है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया था। अच्छा, यहाँ पे जो स्पेसिफिक जो मेंबर थे, जो काउंसिल ऑफ मेंबर के, वो क्या इसमें स्पेसिफिक कोई डिप्लॉयमेंट या कोई चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर ही रहते हैं। तो ये जो एक्ट था ना, यहाँ पे ये लीगलाइज कर दिया गया, कौन सा, पोर्टफोलियो सिस्टम की। अब ये एक तरीके से पूरा लीगलाइज हो जाएगा, और ये ही इंडिया का सबसे पहला क्या बना था, हमारा कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम बना था। ओके, अब ये कैबिनेट जो सिस्टम बना था, यहां से धीरे धीरे ये इवॉल्व होने लगा, और यही हमारा नींव का पत्थर रखा गया कैबिनेट सिस्टम, जो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले देखते हैं। इसी के बाद क्या आया, जैसे 1861 का एक्ट खत्म हुआ, फिर आया 1892 का एक्ट। अब 1892 का एक्ट आया था, इस एक्ट में क्या बताया गया कि अब इसके पहले 1885 में INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो स्टैब्लिश हो गई थी। अब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो स्टैब्लिश हुई थी, तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता सेफ्टी वॉल तो ठीक है, अब इनकी भी तो डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, तो इनके ऊपर प्रेशर आने लगा। क्योंकि जैसे ईस्ट इंडिया, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस समिट हुई बनी, तो उन्होंने कुछ 2 डिमांड सबसे बड़े पहले की। सबसे पहला, जो रिफॉर्म करना है हमें, और एक्सपांशन करना है किसका, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, जो स्टेट में थी, प्रेसिडेंसीज में थी, वो करना है। दूसरा, इलेक्टिव प्रिंसिपल बनाना है, चुनावी सिद्धांत बनाना है कि एडल्ट फ्रेंचाइजी पे होना चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, वोट देना के राइट होने चाहिए, जिसके तौर पे सब्सिडन बने। तो ये 2 चीजें सबसे पहली हो गई थी। अच्छा, इस एक्ट में भरोसा दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा रोल कर रहे थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट में भी रिफॉर्म लाया। फिर उन्होंने बताया कि नहीं और अच्छी है हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उन्होंने बताया कि हम लाते हैं इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल की फिर कंट्रोवर्सी हो गई। तो जो इल्बर्ट बिल है, जो आया था 1883 में। अच्छा, इस बिल में क्या था, तो इस बिल में बोला था कि अगर कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से या ब्रिटिश पर्सन जो है, अगर कोई केस करता है उसके ऊपर, अगर वो उसके ऊपर कोई सजा सुनाना होगा, तो इंडियन जज भी सुना सकते। ये करके एक आ गया था कि इंडियन जज ब्रिटिश के ऊपर करना पड़ेगा। अब वहां पे इंफीरियर सुपीरियरिटी आ गई कि नहीं ये कैसे कर सकते हैं, इन लोगों को तो कुछ पता नहीं है, ये हमारे ऊपर कैसे आएंगे। तो ये बिल पास में हुए, बिल खारिज हो गई। तो यहाँ पे सबसे पहला, फिर जैसे कि मैंने बताया आपको 2 चीजें, तो ये सब चीजें समझ में आ गई थी। और यहीं पे सबसे पहला इंडायरेक्ट इलेक्शन वाला सिस्टम धीरे धीरे दिखने लग गया, है ना, कि हाँ अब इंडायरेक्ट इलेक्शन भी दिखने लग जाएगा, सब कुछ सिस्टम भी दिखने लग गया। और इसी के साथ ना बजट के ऊपर भी डिस्कशन होने लग गया। तो जो बजट के ऊपर डिस्कशन होने लगा, पूरे तरीके से ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगा कि डिस्कशन होने के बाद जो सप्लीमेंट्री या जो क्वेश्चन होते वो कर सकते, नहीं, सिर्फ डिस्कशन होने लगे। तो लिमिटेशन लगा दी गई कि नहीं, आपको अगर किसी से क्वेश्चन भी पूछना है किसी पर्सन से, तो 6 दिन का नोटिस दीजिए, उस 6 दिन के नोटिस में ही आप सवाल पूछोगे, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ये आपको पहले से बता दिया गया था
और ये चीजें हटा दी गई। फिर जैसे एक्सपांशन तो हुआ था, अब इस एक्सपांशन में जो एक्सपांशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थे वो करने में सबसे बड़ा हाथ था लॉर्ड डफरिन का। लॉर्ड डफरिन ने 1888 में ये बोला कि एक्सपांशन कर दीजिए, इंडिया को उसकी जरूरत है क्योंकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन लैक हो जाएगी ऐसा अगर ऐसे ही चलता रहेगा। तो फिर आया हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, जिसमें इसको माना गया मिडिल मोमेंटो रिफॉर्म आया था, जिसको बोलते हैं मॉडल मोमेंटो रिफॉर्म। अब यहाँ पे इसके पहले क्या हो रहा था, 1905 में ब्रिटिश वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल था, ये दोनों अलग होने की बात चल गई। तो जो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल, इसलिए इसका नाम अभी भी वेस्ट बंगाल दिखता है, क्योंकि पहले वेस्ट और ईस्ट बंगाल हुआ करते थे, जिसको आप ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे बाद में, फिर उसके बाद हमने बोला बांग्लादेश। अब जो वेस्ट बंगाल था, इस वेस्ट बंगाल में बोला गया कि यहाँ पे कुछ मुसलमान और ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमारे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ये दोनों को अलग कर देंगे, हिंदू मुसलमान को अलग कर देंगे। एक बोला, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क बहुत सारा होता, तो इनको समझ में तो ये इंडिया को तो पता था ऐसा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई नींव से हिला सकता है तो वो है हमारी बंगाल में जितने भी गवर्नमेंट है, क्योंकि बंगाल सबसे पहला रेवोल्यूशन फेज भी किया, तो बंगाल को रेवोल्यूशन पता है कि कैसे लीड करना। अब ये सब चीजें चलने लगी थी, सब कुछ समझ में आने लग गया, तो वॉशर जो मिंटो थे, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आया कि बोलते हैं हमें तो कुछ तो करना पड़ेगा, कि वरना तो ये ऐसे तो इंडियन हमारे ऊपर भारी पड़ जाएंगे। इसी बीच में हमारे सबसे बड़े जो नेता थे आगा खान, मतलब देखिए अब किस तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें मूर्ख बनाना चालू करती है। आगा खान पहुंच गए शिमला, तो उन्होंने एक शिमला डेपुटेशन लेके गए और मुस्लिम लीग की तरफ से जा रहे थे, क्योंकि मुस्लिम लीग हाल ही में स्टैब्लिश हुई थी। गए, बोले कि आप जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ला रहे हो यहाँ पे, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम धीरे धीरे दिखने लग गई थी, अब जो आप यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम ला रहे हो, हमारी जो कम्युनिटी है एज ए मुस्लिम कम्युनिटी, उनको भी तो सीट चाहिए इसमें। तो आगा खान ने बोला, आगा खान क्या ही डिमांड था, तो उन्होंने अब भाई उनको लॉर्ड मिंटो को दिख गया यही अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ पे कम्युनल चीजें क्रिएट कर देंगे। तो उन्होंने एक सांप्रदायिकता के तौर पे ये स्टैब्लिश कर दिया कि हाँ अब आपके लोग आपके ही वोट दे सकते हैं, तो उन्होंने एक कम्युनल सिस्टम डेवलप कर दिया। तो ये सबसे पहला नींव रख दी गई कम्युनल सिस्टम की। ओके, फिर उसके बाद क्या ये एक्ट अलाउ किया कि हाँ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन मेंबर भी बनेगा, और बैठा भी सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा बने। अब ये क्या था कि यहाँ पे इनके पास ये सब पावर थी कि कानून बनाने की वगैरह वगैरह ये सब चीजें देखने की, जो कि होने लगी। और सबसे बड़ी बात ये उनके ही मेंबर थे, मतलब उनके ही पार्टनर थे, बोल सकते हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ही थे। फिर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अब यहाँ पे अलाउ कर दिया 1909 में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, कि अगर आप कोई बजट पे क्वेश्चन पूछ रहा तो आप पूछ लीजिए। बजट के ऊपर डिस्कशन होने लगा, बजट के ऊपर क्वेश्चन होने लगा, ये सब कुछ चालू होने लगा लगभग धीरे धीरे। तो जो पहले 16 मेंबर हुए करते लेजिस्लेटिव काउंसिल में, अब वो 60। ओके, अब इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, जहां पे डायरकी आने लग गई। पहले डायरकी प्रोविंस में तो थी, अब इसको सेंट्रल में लाने के लिए धीरे धीरे बात हो रही थी, और धीरे धीरे प्रोविंस में और अच्छे से बात चल रही थी। अच्छा, अब यहाँ पे जो थे, यहाँ पे मैनटॉक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करी, तो एक ग्रेजुअल डिप्लॉयमेंट करने लगी गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस का, कि भाई हम भी यहाँ पे कुछ करते हैं। माना तो ये लाने के पीछे रीजन क्या था कि होम रूल मूवमेंट हो गया था, तब तक यहाँ पे सब अवेयर हो गए थे कि अब हमें खुद का शासन चाहिए। 1906 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और मतलब यहाँ के लोगों ने स्वराज का एक डिमांड कर दिया था। दादा भाई नौरोजी की सबसे बड़ा डिमांड था कि स्वराज चाहिए, हमें भी अपना खुद का एक शासन चाहिए, और होम रूल लीग इसका सबसे पहला एग्जाम्पल था। इस होम रूल लीग को जैसे क्रश करने की कोशिश की, फिर तुरंत हो गया लखनऊ पैक्ट। इस लखनऊ पैक्ट में फिर से वो डिमांड उठने लगा, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चीज ये समझ में आ गई कि अभी हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। तो जो वहां पे जो यहाँ के एडविन मॉन्टेक थे, उन्होंने क्या बोला कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाते हैं और ये हमारी प्रॉमिस है, लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या रखेंगे, हम एक डायरकी सिस्टम लाएंगे, तो जिसमें हम प्रोविंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसको प्रोविंस को जो है हम कुछ सब्जेक्ट में बांट देंगे। तो 2 लिस्ट में बांटा गया। पहला क्या रखा गया, ट्रांसफर सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या लिस्ट में रखा गया, रिजर्व सब्जेक्ट। ओके, अब ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट ये क्या कर रहे थे, तो ट्रांसफर सब्जेक्ट में कोई ज्यादा पावर नहीं दी गई थी इनको, एजुकेशन संभालने के लिए दे दिया, हेल्थ संभालने के लिए दे दिया, एग्रीकल्चर संभालने के लिए दे दिया। वहीं पे रिजर्व सब्जेक्ट में फाइनेंशियल हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, फिर रेवेन्यू मैटर्स हो गया, ये सब चीजें संभालने लग गए। तो जो फाइनेंशियल जो रिजर्व सिस्टम था, ये ज्यादातर एज अ इंडियन, मतलब एज अ ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, वो हैंडल करते थे, लेकिन जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, वो हैंडल करते थे। तो बाई कैमरलिज्म तो चालू हो गया था, आपको समझ में आ गया था। तो काउंसिल ऑफ स्टेट बने, इसी के साथ में लेजिस्लेटिव असेंबली बनी,
अच्छा, काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 मेंबर होने लगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 मेंबर होने लगे, और ये दोनों का इलेक्शन डायरेक्ट होने लगा। अभी जो काउंसिल ऑफ स्टेट है हमारा इंडायरेक्ट होता है राज्यसभा में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यहाँ पे राज्यसभा में इंडायरेक्ट होता है और लोकसभा में डायरेक्ट होता है। ये तो होने लग गया, मगर उस टाइम पे दोनों तरफ दोनों जगह पे हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे एडल्ट फ्रेंचाइजी अभी कि अगर हाँ जो है वोट दे सकता, वोट दे सकता, मगर वोट देने का क्राइटेरिया क्या था? आपके पास जमीन अच्छी होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप पढ़े लिखे बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका कोई ऑफिसर कॉन्टेक्ट होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो फिर ठीक है, आप आइए और इसमें जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये करके निकाला, फिर सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिया यहाँ पे। अब 1919 का एक्ट था, ये और थोड़ा आगे लगा, और इन्होंने एंग्लो इंडियन के लिए इलेक्टोरेट सिस्टम, सिख के लिए एक अलग से निकाल दिया, यूरोपियन के लिए अलग से निकाल दिया, इंडियन क्रिश्चियन के लिए अलग से निकाल दिया, और यहीं पे स्टैब्लिश हुई थी पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 1926 में हुई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन 1926 में स्टैब्लिश हो गई। ओके, अब ये पूरा एक्ट एक तरीके से चल दिया। अब इसके बाद जो एक्ट आता है वो आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और ये सबसे बड़ा नींव का पत्थर बोल सकते हो। या तो कॉन्स्टिट्यूशन में, आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 90% पार्ट है वो यहीं से लिया गया था। ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है। अब क्यों बोला जा सकता है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके पहले कि ये सब 1935 में आने से पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे जो पहली चीज थी कि जो बजट सिस्टम था जो आया था यहाँ पे, अब प्रोविंस का खुद का भी बजट आने लगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी खुद का भी बजट आने लगा था। अब ये दोनों जगह पे बजट अच्छे से आने लगे और दोनों जनों को अलग अलग तरीके से बजट में एड्रेस कर दिया। इसके ठीक बाद, जैसे कि मैंने बताया ना, 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन आ गई, तो 1927 में क्या हुआ? साइमन कमीशन आई। ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक अच्छी बात भी बोल सकते हो, खराब बात भी बोल सकते हो, हर 10 साल में अपने कानून को रिव्यू करते थे। आना तो था इनको 1929 में, मगर आ गया 1927 में, क्योंकि 1919 के बाद 10 साल 1929 वो गड़बड़ी में आई। जो वहां के जो एज ए बोल सकते हो आप लीडर थे, जिनका नाम मैंने शायद से लिखा है कि नहीं, लेबर पार्टी के वो लीडर थे, लॉर्ड ब्रिकनहेड। तो लॉर्ड जो ब्रिकनहेड थे, इन्होंने डर के मारा फटाफट भेज दिया कि बोले जाओ जाओ जल्दी, इंडिया में बहुत ज्यादा हैवॉक मच रहा है, ये वो है। तो बोले कि नहीं, अब हम वर्ल्ड वॉर तो हो ही गया, वर्ल्ड वॉर होने के बाद हम दिखाए पूरी दुनिया को कि हम भी चाहते हैं कि इंडिया भी बहुत ज्यादा एक प्रॉस्परस बने, बहुत रिफॉर्म आए वहां पे। तो उन्होंने भेज दिया। भेजने के बाद उन्होंने यहाँ पे 7 मेंबर थे, अब सातों के सातों वाइट मेंबर थे। कोई ऐसा नहीं था कि जो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सब चीजें होने लगी, तो अब भाई ये तो बहुत खराब होने लगा था। 1927 में आगे 1929 में आना था। अब इस कमेटी के रिकमेंडेशन आने लगे, तो जो लॉर्ड बिकनहेड थे, इन्होंने चैलेंज दिया, बोला कि इंडिया की औकात ही नहीं कि वो बना पाए। तो अक्टूबर 30 को 1928 में क्या हुआ था? ये हुआ था लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुई थी। अब लाहौर इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे पूजनीय जी की डेथ हो गई थी लाठी चार्ज में। कौन थे उनका नाम जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और उसी के अगेंस्ट में एक पर्सन को गोली भी मारी गई थी, 2-3 जन ने मारे थे जिसके वजह से फांसी की सजा भी हुई थी। ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ये कौन था। अब ये सब चीजें होने लगा, तो अब इस ब्रिकनहेड ने इंडिया के ऊपर मजाक उड़ाना बना दिया कि भाई ये क्या है, कुछ कर तो पाते नहीं हो वगैरह वगैरह, और दुनिया भर की बताते हो, तुम्हारी औकात ही नहीं है, सब बोलने लगा। तो तब मोतीलाल नेहरू जी आया, अच्छा बेटा हमको बता रहा, चलो हम बनाते हैं। तो उन्होंने बना दिया नेहरू रिपोर्ट आई 1929 की, फर्स्ट इंडिजिनियस अटेम्प्ट था, और उसमें बहुत सारे राइट्स बताए, क्या है हमारा फंडामेंटल राइट, क्या है एडल्ट फ्रेंचाइजी, ये सब बताया गया। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसके बारे में बता देंगे। अब इसी के साथ में कि जो साइमन कमीशन था उसने बोला क्या, कुछ रिकमेंडेशन देखे गए। तो उन्होंने बोला कि डायरकी खत्म करिए, डायरकी को मत रखिए स्टेट में, अब सेंट्रल में लेके आइए। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दीजिए, थोड़ी प्रोविंशियल को भी पावर दीजिए कि वो भी अपना कुछ कर पाए, और फेडरेशन जैसे सिस्टम को थोड़ा सा कंट्रोल करने की चाहिए, ये काम करिए। फिर आया हमारा 1935 का एक्ट। 1935 के एक्ट में जो सबसे बड़ी जो बात थी, पहली 321 सेक्शन बने, 10 शेड्यूल बने। अब जो 10 शेड्यूल बना, 371 सेक्शन बने। अब ये क्या कर रहे थे, ये पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का एक तरीका चालू हो गया था यहाँ। ओके, अब यहाँ पे कुछ चीजों की रिकमेंडेशन ली गई थी। पहली साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन लिया गया, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसका रिकमेंडेशन लिया गया, फिर व्हाइट पेपर आया था। इस व्हाइट पेपर को कौन लाने वाला आदमी था? तो उनका नाम था लिन लिथगो, गवर्नर जनरल भी रहे हमारे लिन लिथगो। फिर उसके बाद फेडरेशन वाला कॉन्सेप्ट आता। तो यहाँ पे इंडिया जो प्रोविंसेस थे, यहाँ पे इनको ये पावर दे दी गई कि या तो आप अपनी तरफ से खुद चलाइए, या तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आके ज्वाइन हो जाइए। तो जो प्रिंसली स्टेट थे उनके लिए ये पावर थी। इंडियन जो प्रोविंसेस सिस्टम थे, तो उनको बोला गया कि अगर आप इंडिया में
आपको तो इंडिया आना है, मतलब हमारे साथ तो जुड़ना ही है, लेकिन जो प्रोविंशियल स्टेट था, अगर आप चाहते हो कि हमारे साथ जुड़ना है जुड़िए, नहीं जुड़ना तो अलग से रहिए, तो फेडरेशन सिस्टम ला दिए थे। अब यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई थी कि उनके एक तो डायरेक्ट सिस्टम जो ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट पढ़े थे हमने वो हटा दिया गया, अब ये ला दिया गया सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। और ये सेंट्रल लेवल पे लाने से पहले उन्होंने क्या किया, 1937 में एक जनरल इलेक्शन हेल्ड करवाया। इस जनरल इलेक्शन में ट्राई करवाया कि सबको हम एक सीट के तौर पे करते हैं और जो जीतेगा वो आएगा, तो हमारी कांग्रेस जीती भी, और यहाँ पे फिर तीन सबसे बड़ी लिस्ट निकल गया, एक आई फेडरल, प्रोविंशियल, कनकरेंट, मतलब संघीय, प्रांतीय और समवर्ती, ये तीन सूची बन के निकल के आई। अब ये तीन सूची पे काम होने लगे, तो रिजर्व सब्जेक्ट पे अब ये तीन सूची हो गए, और डायर की जो था वो अब आ गया सेंट्रल में, जिसमें हम पहले बात किए थे रिजर्व सब्जेक्ट था और ट्रांसफर सब्जेक्ट था। जो रिजर्व सब्जेक्ट था वो वॉइसरॉय देखने लग गए, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था वो इंडियन मिनिस्ट्रीज देखने लग गई, है ना। फिर डिवीजन ऑफ पावर मैंने बताया आपको, तीन आ गए थे, पहले संघीय आ गई थी, फिर प्रांतीय आ गई थी, फिर समवर्ती आ गई थी, ये तीन लिस्ट आ गई थी। सबके नंबर भी लिखे, संघीय में जो 59 थे, प्रांतीय में 54 थे और समवर्ती में 36 थे, ये सब चीजें होने लगी थी। फिर दूसरे क्या हुआ था, यहाँ पे आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट हो गया था, फेडरल कोर्ट बन गया जिसको आज हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, और यूपीएससी और पीसीएस जैसी संस्थान भी स्टैब्लिश हो गई। इसी के साथ अलग से सेपरेशन ऑफ बर्मा हो गया था, बर्मा को अलग कर दिया गया था, ये भी एक होने लग गया था। अब ये सब चीजें चलने लगी, कुछ सालों के बाद ये तो समझ में आएगा कि अब इंडिया में हम ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएंगे, अब हमें इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो इतना तो समझ में आ गया कि अब इंडिया हमारे बस का तो नहीं है। तो जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर आया 1947 का, इस 1947 के एक्ट में क्या किया गया कि इसके पहले एटली ने, मैं अच्छे से समझाता हूं, मेरे ख्याल से ये डेट और ये तो क्रोनोलॉजी में कभी कभार लगाने के लिए बोल देते हैं। सबसे पहला क्या आया एटली डिक्लेरेशन, ठीक है। ये कब आया था, ये ये आया था फैब 20 में 1947। ये चीज को लिख लीजिए, मतलब आप क्रोनोलॉजी में ऐसे एक क्वेश्चन पूछे भी आते हैं। अच्छा, अब जैसे ये आया, इंडिया में आया, सब कुछ बात हुई, फिर इंडिया को ये बोला गया कि इंडिया मतलब हम इंडिया को कब छोड़ के जाएंगे, जून 30 को 1948 में। तो भाई नहीं माने, क्यों, क्योंकि इन्होंने डिनाई कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया अलग नहीं होगा, दोनों एक साथ ही रहेंगे। फिर उसके बाद आया माउंटबेटन प्लान आया, जिसको हम माउंटबेटन प्लान बोलते हैं। ये कब आया, जून 3 को 1947 को। और इसने बोला कि नहीं, हम अलग कर देंगे, अब पाकिस्तान अलग से होगा और इंडिया अलग से होगा, दोनों की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, दोनों अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। फिर उसके बाद हमारा पूरा ये हुआ, फिर एक्शन डी डे हुआ, पूरा एक्शन डे आया, हिंदू मुस्लिम सब अलग अलग जगह पे गए, तो एक स्टेट बना इंडिया, जिसके जो गवर्नर जनरल थे वो बने हमारे लॉर्ड माउंटबेटन, और जो हमारे ब्रिटिश जो पाकिस्तान के थे तो पाकिस्तान में बने मोहम्मद जिन्ना। ये दो तरीके से अलग से चलने लगा। अब यहाँ पे आके आपका पूरा 1947 का एक्ट आया। अच्छा, इसमें कुछ कुछ बातें हुई थी, जैसे हम एक तो सोवरेन स्टेट रहेंगे, हमारे यहाँ पे अब कोई पैरामाउंटेन से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया जाएगा ऊपर से, तो कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं रहेगी। अब हम कॉमनवेल्थ में ज्वाइन हो रहे हैं, मगर एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री के तौर पे ज्वाइन हो रहे हैं। यूएनओ भी हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता, क्योंकि हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। हो गया, अब इतना तो हो गया। अब आगे चलते हैं कि अब जो दूसरा टर्म, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे कुछ चीजें बेसिक है, फटाफट कराऊंगा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा और खत्म हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने बात की। लॉ क्या होता है, जो रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो लॉ क्या होता है, जैसे बीएनएस हो गया, भारतीय न्याय साक्ष्य संहिता हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल रेसिडेंशियल अमेंडमेंट एक्ट हो गई, ये सब क्या है, एक कानून है। ऑर्डिनेंस क्या है, जो टेम्पररी होता है, जो प्रेसिडेंट के तौर पे जो मिला जाता है। इसी के साथ मुझे ये बताइएगा, जो ऑर्डिनेंस पावर है ना, ये जो ऑर्डिनेंस पावर है ये कब लाया गया था, मतलब कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस हुआ था। शायद से मैंने बताया नहीं है, लेकिन आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ऑर्डिनेंस का 6 महीने का जो पावर है ये किस टाइम पे आया था और किसको दिया गया था, है ना, ये जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। फिर बाय लॉ, जो लोकल अथॉरिटी है, म्यूनसिपालिटीज होगी, पंचायती होगी, वो कैसे कानून बना सकती है। रूल जो चल रहा है उसके बारे में देखिए, पासपोर्ट रूल्स है वगैरह वगैरह। फिर जो रेगुलेशन था, जो रेगुलेशन इंस्टीट्यूशन बनी थी, सेबी बनी है, आरबीआई बनी है, सब क्या बोलते हैं, ये सब बताना था। अब दो चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा चलती है, एक चलता था रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ का जो प्रिंसिपल था एवी डाइसी के प्रिंसिपल के तौर पे आया था।
अब एविडेंस ने ये प्रिंसिपल दिया था, इसमें था कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ होना चाहिए, लॉ के कोई ऊपर नहीं है, सबके लिए लॉ बराबर है, और अकाउंटेबल होना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये लॉ इंश्योर करवा पाए। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोर कॉन्सेप्ट डिमांड होने लगे कि हाँ भाई सही बात है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, संविधान को और अच्छे से मिलना चाहिए। अब एक था कॉन्स्टिट्यूशन और एक था कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये दोनों में फर्क क्या? कॉन्स्टिट्यूशन एक पूरा, आप समझ लीजिए कि आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन ये पूरी कानून है, होता ना राहुल गांधी बहुत बार लाल कलर की बुक दिखाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन हो। उस लाल कलर की बुक के अंदर जो लिखे हैं उसको आप पालन कैसे करो, पालन करने का जो मोरल कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आपने एक सिस्टम तो ला लिया, मैं मानता हूं, उस सिस्टम को चलाने के लिए तो आप पहले सबके अंदर एक सद्भाव लाओ, कुछ बुद्धि लाओ, तब तो आगे बात हो। तो इसके ऊपर पूरी बात होने लगी, तो ग्लोबल एक फ्रेमवर्क तैयार हो गया कि ठीक है ये सब तो बात है, मगर हम कहां से क्या क्या लेंगे। तो यूएस के जो थे उधर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो इंडिया के पास भी था, मगर ब्रिटेन के पास कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिक लॉ है, क्या है? पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ऑर्गेनिक लॉ क्या है हमारे यहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ब्रिटेन में क्या थी? पार्लियामेंट थी, वो अपने हिसाब से कानून बनाते थे, तो यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक लॉ नहीं थे। जो हमारा अमेंडमेंट प्रोसेस था वो हमने यूएस और यूके के हिसाब से लिया, तो यूएस में रिजिड था, यूके में थोड़ा फ्लेक्सिबल था। फेडरेशन यूएस है, जर्मनी है, यूके है, ये सब पॉइंट आप थोड़ा देख लीजिएगा। फिर आया डिमांड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जैसे हमने देखा कैसे कैसे चली थी। तो पूरे पहले सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड 1906 में आया था, जैसे मैंने बताया स्वराज का डिमांड है। फिर एम एन रॉय 1934 में आके ले मुझे चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन मिलने लगा। फिर 1935 में आईएनसी ने ऑफिशियली डिमांड किया फर्स्ट टाइम कि हमें भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, हमें एक आजाद भारत चाहिए। तो नेहरू जी ने 1938 में बोला एडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पे इसके अंदर मेंबर भी बैठे। फिर अगस्त ऑफर आया, तो अगस्त ऑफर में मान लिया गया हाँ ठीक है ये सब चीज करेंगे। फिर क्रिप्स मिशन आया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम बनाएंगे, सब कुछ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप सब साथ में रहिए, करते हैं। मुस्लिम लीग ने डिनाई कर दिया। फिर आया कैबिनेट मिशन प्लान, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने बोल दिया कि ठीक है कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाइए, सब कुछ होता रहेगा, बात चलेगा। फाइनली एक्सेप्ट हुआ, धीरे धीरे काम भी चला इसके ऊपर, हुआ भी। स्टार्टिंग में दोनों मान गए, मुस्लिम लीग भी मान गई और इंडिया भी मान गई कि हाँ चलो हम साथ में मिलके बनाएंगे। लेकिन तकलीफ जब आ गई, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने लगी तो बन के तैयार हो गई। जब पार्लियामेंट का जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनना तैयार हो रहा था, उस टाइम पे प्रॉब्लम कि भाई कैसे करेंगे, आप गोली दे दिया जा रहा है। अब ये जितने भी मुस्लिम लीग वाले ये तो पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते, ये तो कुछ करना ही नहीं चाहते, बताना ही नहीं चाहते, तो बहुत ज्यादा नुकसान होने लग गया था। अब ये चीजें समझ में आई। ये इन चीजों पे आने से पहले मैं कुछ डेट्स आपको बस याद दिला देता हूँ। पहला है 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? फर्स्ट मीटिंग हुई, मुस्लिम लीग बॉयकॉट कर दी इसको पार्लियामेंट के बारे में जो अभी हम बात ही कर रहे थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो एज इलेक्टेड हुए प्रेसिडेंट, और एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णा ये इलेक्टेड हुए एज ए वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। फिर नेहरू के उद्देश्य संकल्प जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थे 13 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जब हम प्रीएम्बल की बात करेंगे तो उस टाइम में मैं पूछूंगा आपसे कि कब ये इंट्रोड्यूस हुआ था और कब ये अडॉप्ट हुआ था। तो अडॉप्ट कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। प्लीज ये दोनों डेट को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया। फिर 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट अडॉप्ट कर लिया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया कि अब नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम जो है ये एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तौर पे ये कर लिया जाएगा, अडॉप्ट कर लिया गया। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो हमारे बने इंडिया के वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया। अब कुछ चीजें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से भी लिया गया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी चला कि हम एज अ सोवरेन रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, रिपब्लिक रहेंगे। हमारी जो सोर्स ऑफ पावर है वो पीपल से आएगी, मतलब सिटीजन से आएगी। जो हमारी जस्टिस है वो सोशो होगा, इकोनॉमिक होगा, पॉलिटिकल होगा। 10 मिनट हो लगे, ठीक। सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक होगा, ठीक है। और इक्वलिटी हमारा लिबर्टी और अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से किया जाएगा कि लिबर्टी सबको मिले, आजादी भी मिले, बात करने का सब सक्षम मिले, ये सब कुछ हो। सेफ गार्ड दिया जाएगा यहाँ पे किंको कि जो माइनॉरिटीज है यहाँ पे, जितने भी बैकवर्ड्स है, जितने भी ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल्स लोग हैं, उनको सेफ गार्ड भी दिया जाएगा। और यहाँ पे मेंटेन क्या कराएगा? एक टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन करी जाएगी। और वर्ल्ड लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ हम पीस बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, अब पूरे असेंबली का एक ढांचा तैयार होने लगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मेरे ख्याल से बस
ये एक आपने पढ़ लिया अच्छे से तो हो जाएगा, इसमें बस फैक्ट्स बहुत है। तो सबसे पहली चीज है कि कैबिनेट मिशन प्लान से हमने असेंबली बनाई, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, जिसमें टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी 389। अब 389 टोटल स्ट्रेंथ थी, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया से आ रहे थे, 93 प्रिंसली स्टेट से आ रहे थे। लास्ट में ऐसा हो गया कि 299 हो गया आफ्टर पार्टीशन होने के बाद 299 इंडिया के अंदर आ गए, पहले थे 289। ठीक है, अब ये 299 है, ये कहां से आते थे इसके अंदर जो मेंबर आते, तो आते थे 11 जो आते थे वो आते थे गवर्नेंस प्रोविंस से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, और जो 4 जो आते थे वो चीफ कमांडर की तरफ से आते थे। तो यहां से सबको सीट पे बिठा के बैठाया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन के तौर पे बैठाया गया था अच्छे से। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा। खर्चा कितना हुआ, 64 लाख रुपया खर्चा हुआ। जो ऑफिशियल मुहर कौन सी रखी गई थी, हाथी रखी गई थी। क्यों, हाथी एज अ सिंबल था, लॉयन तो हमारा पहले से था, तो हाथी को क्यों रखा गया, हाथी एक भीम का दिखता था और हाथी एज अ रॉयल पर्सनैलिटी दिखता था, तो जिसके वजह से उनको रख लिया गया। तो डुअल रोल था हमारे यहाँ पे। तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी को जो चेयर कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो लेजिस्लेटिव बॉडी को चेयर कर रहे थे जीवी मालवंकर थे। हो गया। अब कुछ मेजर कमेटी बनी, जैसे जवाहरलाल नेहरू के सामने जो कमेटी बनी, उस पर पहले आने से पहले, हाँ चलिए इस पे भी मैं आता हूँ, पहले इस पे आता हूँ। जवाहरलाल नेहरू कुछ मेजर कमेटी बनी थी, तो मेजर कमेटी में जैसे यूनियन पावर कमेटी थी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी, स्टेट कमेटी थी, एक्सपर्ट कमेटी थी, और द कांग्रेस जुलाई 1880 को बनी थी, जो चेयरमैन इसके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ये आपको समझ में आ गया। पर्पस इसका टू प्रिपेयर अ मटेरियल फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मेंबर इसमें कौन कौन थे, जो मैंने अभी जितने पे, एम आसफ अली थे, नाम याद रखेगा, के एम मुंशी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, के टी शाह थे, डी आर गाडगिल थे, हुमायूं है ना, हुमायूं कबीर थे, और के साथानंद थे। याद रहेगा कौन सी, जवाहरलाल नेहरू की जो कमेटी थी। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के टाइम पे भी कमेटी बनी, तो यहाँ पे प्रोविंशियल कमेटी बनी। तो ये तो फंडामेंटल राइट की जैसे कौन थे, जेबी कृपलानी थे। याद रखिएगा, ये सब नाम पूछे जाते हैं भाई। जेबी कृपलानी थे। फिर माइनॉरिटी सब कमेटी के कौन थे, मुखर्जी थे, एम याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया, असम एक्सक्लूडेड पार्लियामेंट्री, आपको पता होगा असम, बाद में हम जब लेक्चर बात करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। गोपीनाथ बारडोली थे। फिर ये एक्सक्लूड और पार्टीशन एक्सक्लूड एरिया के कौन थे, एवी टक्कर थे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमिटी ये पूरी बनी है एक तरीके से। ओके, फिर उसके बाद आई हमारी बी आर अम्बेडकर की ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कौन कौन थे, जितने भी कृष्ण भगवान के अलग अलग नाम है वो आपको याद रखना है। बस यहाँ पे एक जन का नाम अलग से याद है, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह का नाम बस अलग से याद रखें, बाकी जितने भी कृष्ण भगवान के नाम थे ये रखना है। अच्छा, इस दौरान किसकी डेथ हो गई थी इसी ड्राफ्टिंग कमेटी, डीपी खैतान, जिसकी जगह फिर, ठीक है, और इसके अलावा किसको, फिर बीएल मित्तर को भी रिप्लेस किया गया था। ये दोनों के भी नाम याद रखिएगा। ओके, अब इतना तो हो गया। फिर कुछ कुछ माइनर कमेटी भी बनी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, नेशनल फ्लैग कमेटी को करते थे। फिर अलादी कृष्ण अय्यर जो है क्रेडेंशियल कमेटी को करते थे। पट्टाभाई सीतारामैया हाउस कमेटी, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कमेटी को करते थे। नलिनी राजन सरकार जो थी ये फाइनेंशियल प्रोविंशियल कमिटीज को करती थी। एस के धर जो थे लिंग्विस्टिक प्रोविंशियल कमेटी, धर कमीशन बना था एक। जवाहरलाल नेहरू कमीशन ड्राफ्ट करते थे, तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी उनकी, वो उधर बने। फिर उषानाथ सेन प्रेस गैलरी कमेटी बनी। फिर एस विद्याचारी जो सिटीजनशिप थी जो कमेटी में सुप्रीम कोर्ट की बनी। फिर डी डॉक्टर के मुंशी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी बनी, और जीवी मालवंकर फिर फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की कमेटी बनाए पूरा। ठीक है, ये सब आपको लिस्ट में है, बुक में है, थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा, मेरा काम था बस इसको डिटेल में बताना, और मैंने अब आपको पूरा डिटेल में बता दिया। फैक्ट्स है, मैं मानता हूं कि याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन चलिए करना तो पड़ेगा ही भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, चलिए अब कुछ फैक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने क्या लिया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ली, संसदीय सरकार ली। फिर उसके बाद क्या, रूल ऑफ लॉ ली, विधि का शासन लिया। पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल और सेमी प्रेसिडेंशियल। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक पूरा गवर्नमेंट सिस्टम में अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें आई है। फिर यूएस से फंडामेंटल आई, मौलिक अधिकार लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा ली गई है। फिर इम्पीचमेंट लिया गया, महाभियोग लिया गया है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया, राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत लिए गए हैं।
और इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव भी वहीं से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। कनाडा से क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग सेंट्रल और रेसिड्यूरी पावर, मजबूत केंद्र, अवशिष्ट शक्तियां भी ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से कंकरेंट लिस्ट ली गई, ज्वाइंट सीटिंग ली गई है। जर्मनी से सुपरसेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये सब लिया गया है। यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज और जस्टिस सिस्टम लिया गया है। फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी, फर्टर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व ली गई है। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट प्रोसीजर लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन प्रक्रिया ली गई है। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ से क्या लिया गया है? जापान विधि विधान द्वारा स्थापित किया गया, सब कुछ ये लिया गया है। अब यहाँ पे आके आपका ये पूरा चैप्टर तो खत्म होता है। क्या सर आपने कुछ चीजें छोड़ी है? ऑब्वियसली छोड़ी है, कुछ मैंने फैक्ट्स छोड़े हैं। क्या आप चाहते हो कि मैं उस फैक्ट्स को अभी पढ़ा दूं कि बाद में? मेरे ख्याल से तो ज्यादातर लोग तो यही चाहते हैं, अरे सर बस करो, पढ़ा दिया आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया, बात तो सही है, लेकिन बस अब इससे ज्यादा मत करो। ठीक है, मैं इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा। मैं एक रिवीजन सेशन रखवा दूंगा जिसमें एक एक एक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल, जैसे कंपनी रूल था तो 7073 के बारे में, तो 7073 एक्ट में थोड़ा सा अलग किया था, उस रिपोर्ट के बारे में बता देंगे। एससी कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था, इसके बारे में अच्छे से आपको बताइए। तो उस टाइम पे ओरिजिनल और अपीलेट कोर्ट आया था, तो फोर्ट विलियम्स थे, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? फोर्ट विलियम में जाके बना था। तो और अमेंडमेंट एक्ट आया था 1781 में, जिसमें एससी वर्क, हिंदू लॉ, मोहम्मद लॉ जो कि कॉन्सेप्ट आ गया। फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया था, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। तो ब्रिटिश पर्सनल आया था, ये फर्स्ट टाइम पे इंडिया में आए थे। प्रोसेशंस आए थे, मतलब ब्रिटिश अब आके यहाँ पे अच्छे से ऑक्यूपाई करने लगी। सुप्रीम कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाने लग गई थी। कौन से एक्ट से बनाई थी? 1784 के। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता चल गया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने रिवीजन के सेशन में कर लेंगे। फैक्ट है, मेरे पास डायरी है इसका, आप थोड़ा भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं सब चीजें कवर कर लूंगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस बैच की डिटेल के लिए नंबर आपको मिल जाएगा हमारे कमेंट के बॉक्स में, आप जाकर देख लीजिएगा, अच्छे से अवेलेबल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही है, अगर कुछ और इंक्वायरी होगी तो प्लीज फोन करिएगा, हमें भी मदद मिलेगी। चलिए, जय हिंद।